हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। तो साथियों, आज हम लोग स्पेशल फील्ड से जुड़ी कुछ जानकारी हासिल करने वाले हैं और ये जानकारी आप लोगों के पेपर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो भी आप लोग डीएड डिप्लोमा का थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या फिर वो आपका सेकेंड ईयर हो, तो दोनों में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये आप लोगों के कहीं भी इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर से संबंधित हो, DSSB से संबंधित हो, KVS से संबंधित हो, तो आपका किसी से भी रिलेटेड हो, उसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी से संबंधित ये वीडियो रहेगा कि इसमें आप लोगों को कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, ये किस पर क्वेश्चन बने हुए हैं, ये टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा विशेष शिक्षा एवं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। स्पेशल एजुकेशन और IEP पर आधारित आपके ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन किसे कहते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन का अर्थ होता है कि विशेष रूप से तैयार किए गए संसाधनों द्वारा या साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चे को प्रशिक्षण देना। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन, तकनीक व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि किसी भी बच्चे को अगर शिक्षित करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है विशेष शिक्षा में। यानी कि विशेष शिक्षा किसे कहते हैं, यदि किसी बच्चे को आपको शिक्षित करना है या प्रशिक्षण देना है तो उसमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, जिसमें आपको अनेक प्रकार के साधन की ज़रूरत पड़ेगी, अनेक प्रकार के आपको जो प्रशिक्षण युक्त शिक्षक होंगे या टीचर होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको अनेक प्रकार की टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी और बहुत से सुविधाओं को भी वहाँ पे उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो जब ये सारे टेक्निक्स को या ये सारे साधन को उपलब्ध करा के किसी बच्चे को शिक्षित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम बधिर बच्चों का विद्यालय कब खुला। बधिर बच्चों का मतलब यह होगा कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको बधिर बोलते हैं। तो ये आपका कब हुआ, 1884 ईस्वी में। तो ये डेट आपको याद करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके अक्सर जो भी थ्योरी पेपर वगैरह होते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तीसरा है हमारा कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो यूरोप निवासी वैलेंटाइन हैनी नामक एक फ्रांसीसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 1775 से लेकर 1822 के मध्य में जो दृष्टिबाधित बालक थे उनकी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधितों के लिए प्रथम स्कूल की स्थापना कब हुई। तो दृष्टिबाधितों के लिए प्रथम स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1829 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, आपका भारत में हुआ था और बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट की स्थापना कब की गई। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि PWD एक्ट 1995 जो आया वो 12 दिसंबर 1995 को आया था। ये डेट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर पढ़ाया गया है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसमें यह भी बताया गया है कि PWD एक्ट के अंतर्गत कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। तो इसमें आपके 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल होती हैं, जिसमें दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित,
चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण दिव्यांगता, मानसिक मंदता और मानसिक रोग। ये 7 प्रकार के आपके इसमें दिव्यांगताएं भी शामिल हैं और ये एक्ट 1995 में लागू हुआ था, यानी कि डेट क्या थी, 12 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि माइल्ड बच्चों को कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाता है। तो माइल्ड बच्चों को कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है, 5 के बाद उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि FACP का पूरा नाम क्या है। तो FACP जो कि आप लोगों का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एक बार और सुन लें, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बेसिक MR का पूरा नाम क्या है। तो बेसिक MR का पूरा नाम यहाँ पर होगा, बेसिक का मतलब BASICMR, इसका पूरा नाम हमें जानना है। तो इसका पूरा नाम होगा बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IEP का पूरा नाम पूछा गया है। तो IEP का पूरा नाम क्या होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि TLM में आपके कितने मटेरियल होते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल होते हैं इसके नाम जानेंगे। तो TLM में आपके इसका आप शॉर्ट फॉर्म अगर करेंगे तो TLM होगा TLM, यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें आपके सबसे पहला जो वस्तु होता है वो वास्तविक कोई वस्तु होता है, दूसरा नमूना होता है, तीसरा श्यामपट्ट होता है और चौथा टेप रिकॉर्डर होता है और पांचवा आपका होता है रेडियो। तो ये सब आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ आपका चलचित्र और टेलीविज़न ये भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये 7 प्रकार जो आपने अभी देखा, जिसमें आपके वास्तविक वस्तु, नमूना, श्यामपट्ट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र और टेलीविज़न, ये सभी आपके TLM के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है और उनके नाम भी बताएं। तो मूल्यांकन आपका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों प्रकार। नंबर 1 है आपका फॉर्मेटिव एवल्यूएशन, नंबर 2 है समेटिव एवल्यूएशन। ये आपके 2 मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि रेल सुविधा यात्रा में दिव्यांग बच्चों को कितने % की छूट होती है। तो रेल सुविधा यात्रा में बच्चों को 75% की छूट होती है। नेक्स्ट है आपका RCI का फुल फॉर्म लिखें। तो RCI का फुल फॉर्म मैंने बहुत बार बताया है और आप यहाँ देख भी सकते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय पुनर्वास परिषद भी बोला जाता है। और ये जो आपका लागू हुआ था ये 1992 में हुआ था और इसका जो गठन किया गया था ये 1986 में किया गया था। और RCI के माध्यम से ही आपके और भी संस्थाएं हैं या फिर डिप्लोमा धारक जो होते हैं उनको डिग्री प्राप्त कराना, या फिर आपके जो अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं या फिर और भी अभिभावक सम्मेलन या फिर कोई अन्य कार्यक्रम हो, वो सभी का संचालन जो करता है वो RCI ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि IQ का फुल फॉर्म। IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्यूसेंट। इंटेलेक्चुअल क्यूसेंट इसका फुल फॉर्म है। IQ का फुल फॉर्म पूछा भी जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका RTE का फुल फॉर्म लिखें। तो RTE आप लोग वैसे भी जानते हैं इसका फुल फॉर्म,
तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये आपको दोहराने हैं और इसके बारे में आपको जानना भी है। जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं यहाँ से आप लोग इसको पढ़कर ज़रूर जानिए, ताकि आपको कभी भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे आपके थ्योरी पेपर में हो, चाहे आपके इंटरव्यू वगैरह में हो, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 यहाँ दिया गया है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में आया था। इसका फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CDP से आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 की जीन पियाजे के अनुसार मनुष्य के विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। यहाँ पर आपके 3 दिया गया है, तो ये आपका 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपके 4 होगा, एक और जुड़ेगा, जिसमें आपके संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 4 हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो एक बार आप लोग और सुन लें कि नंबर 1 आपका हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, नंबर 2 आपका हो जाएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 4 हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं, और जिसमें आप लोग अगर CDP पढ़ेंगे तो डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे कि किस अवस्था में बच्चे कैसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की PP का अर्थ क्या होता है। तो PP का अर्थ होता है शारीरिक सहायता। PP का अर्थ होता है शारीरिक सहायता, फिजिकल प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, तो यम का अर्थ पूछा गया है। तो यम का अर्थ होता है मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका IEP क्या है। तो IEP का आप लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि फुल फॉर्म पूछा गया था। यहाँ पर ये पूछा गया है कि IEP होता क्या है। तो यह एक दस्तावेज होता है जो कि माता पिता और विशेष अध्यापक के माध्यम से, या फिर कह लीजिए कि विशेषों के मानसिक या उसके वित्त उपयोग हस्तक्षेप देने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि ऐसा दस्तावेज जो माता पिता और विशेष अध्यापक या फिर विशेषों के माध्यम से बच्चे के जो स्थिति होती है उस बच्चे के स्थिति को यहाँ पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि विशिष्ट शिक्षा को प्रभावित कीजिए। तो विशिष्ट शिक्षा को प्रभावित करने का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा पूछा गया है। तो ये यहाँ पे गलत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा हालमैन एवं काफमैन के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये 1973 में दिया गया है। हालमैन और काफमैन के अनुसार विशेष शिक्षा का अर्थ होता है कि विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, साजो सज्जा का जो सामान होता है, या फिर अन्य सुविधाएं जो कि उनको आवश्यकता हो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन बच्चों को विद्यालय में या कह लीजिए अलग से उनको ये सारी सुविधाएं प्रदान कर करके शिक्षा देना, वो क्या कहलाता है, विशिष्ट शिक्षा कहलाता है, या फिर उनको अध्ययन अध्यापन कराना ही वो शिक्षा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास में बधिरों की शिक्षा की दिशा में जागरूकता कौन सी शताब्दी में आई। तो ये 19वीं शताब्दी में आया था बधिरों के लिए भारतीय इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब मनाया जाता है, या कब मनाया गया। तो ये 1981 ईस्वी में सबसे पहले मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष। और कब मनाया जाता है ये आपका, कितने दिसंबर को, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि
विकलांगता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा कब शुरू की थी? तो ये 1974 ईस्वी में शुरू किया गया था आपका भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर सीडीपी से ही पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार मनुष्य के विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये फिर वही आपका दोबारा से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि 3 स्तर बताया गया है। ये बिल्कुल भी गलत है। 4 स्तर है जिसमें आपका संवेदीगामक, प्राक संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। चारों अवस्थाओं के बारे में मैंने भी जस्ट पीछे ही क्वेश्चनों में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 से 10 मांग का सामान्य बच्चा क्या क्या क्रियाएं करता है? तो पुकारने पर उत्तर देना या मुड़कर देखना, ये 1 से 10 वर्ष का बालक करता है। दूसरों को देखकर मुस्कुराना और सिर को सीधा रखना, बिना सहायता के बैठ लेना। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 से 10 वर्ष में ये सारी क्रियाएं कर लेते हैं, यानी कि वो सीधे तरीके से बैठ भी लेते हैं, बिना सहायता के बैठ लेते हैं। कोई उनका नाम पुकारे तो किसी के पुकारने पर वो तुरंत मुड़कर देखते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से चलना एक सामान्य बच्चा किस अवस्था तक सीखता है और देरी से किस अवस्था तक सीखता है? यानी कि अगर उसे अच्छे से चलना सीखना है तो वो कितने माह में चलना सीख जाएगा? तो वो 10 से 20 माह के अंदर बच्चा अच्छे से चलना सीख जाता है। लेकिन अगर 20 माह हो गया है और बच्चा नहीं चल पा रहा है तो फिर वो 20 माह के बाद धीरे धीरे करके चलना सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं से खाना या पीना बच्चा किस उम्र में कर लेता है? तो ये 2 से 3 वर्ष का जो बालक होता है ये स्वयं से खाना पीना कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोच पर नियंत्रण और साधारण समस्याओं को दूर करना बच्चा किस उम्र में सीखता है? तो ये 3 से 4 वर्ष में बालक स्वयं पर कंट्रोल कर लेता है अगर उसे सोच जैसी क्रियाएं करनी है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा PWD एक्ट 1995 के अनुसार मानसिक मंदता को परिभाषित करना है। तो मानसिक मंदता की परिभाषा आप देखेंगे। मानसिक मंदता का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अधूरे या अस्वस्थ विकास की दशा होती है जो विशिष्ट रूप से सामान्य बुद्धि का लक्षण दिखलाई देता है इसमें। यानी कि जैसे कि जो मानसिक मंद बालक होता है उसमें IQ लेवल कम होता है और वो सामान्य तरीके से कोई भी कार्य करने में असमर्थ होता है। जैसे एक सामान्य बालक का IQ लेवल काम करता है वो ऐसा इनका बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। ये विशिष्ट तरीके से असामान्य बुद्धि के लक्षण से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि उनमें असामान्य लक्षण ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोवैज्ञानिक आधार पर मानसिक मंदता का वर्गीकरण करना है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर हम देखेंगे कि माइल्ड के जो बालक होते हैं वो 50 से 70 होते हैं, यानी इनको हिंदी में अल्प भी बोला जाता है, और मॉडरेट को अति अल्प बोला जाता है, ये 35 से 50 तक होता है। फिर सर्व का क्या होता है, गंभीर, यानी 20 से 35, और प्रोफाउंड बिलो इसका मतलब क्या होता है कि ये 20 से ऊपर अति गंभीर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MDPS का फुल फॉर्म लिखना है। तो MDPS का मतलब क्या होता है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि मद्रास विकासात्मक कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि MDPS टूल के निर्माण या फिर कार्यकर्ता कौन है? तो इसके प्रोफेसर जया चंद्रन और B विमला कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MDPS में कितने कौशल क्षेत्र होते हैं और उनमें कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 18 कौशल क्षेत्र होते हैं और 20 उसमें क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि VAPS का पूरा नाम लिखो और यह कितने वर्ष के लोगों पर प्रयोग किया जाता है? तो VAPS का पूरा जो नाम है वो आप देख सकते हैं।
वोकेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम। और ये 15 वर्ष के ऊपर के जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उन पर ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक एमआर का विकास किसने किया और कितने वर्ष की आयु के लिए ये किया भी जाता है। तो मैडम रीता पेसावरिया और एस वेंकटेश। ये टूल 3 से 16 वर्ष यानी कि 18 वर्ष की आयु के मानसिक विकलांग बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसके कौन से विकास करता है, जो मैडम रीता पेसावरिया हैं और एस वेंकटेश हैं। और ये जो टूल है ये 3 से 16 वर्ष यानी कि 18 वर्ष तक भी मानसिक जो दिव्यांग बच्चे हैं या मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये बच्चे के ऊपर ये MDF-PS का कार्यक्रम भी चलाया जाता है और उसके साथ साथ ये बच्चे इसमें 18 वर्ष तक शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन कितने वर्ष के बच्चे पर लागू होता है। तो ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर ये उपनयन लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की परिभाषा लिखें। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए जो विद्यार्थी होते हैं उनके व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी पूरी व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि RCI या फिर NI का पूरा नाम लिखें। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। और NI का मतलब होता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो इसका ये पूरा नाम है, इसी को बोलेंगे NI को राष्ट्रीय न्यास। अगला क्वेश्चन है RTE या फिर UNCRPD का पूरा नाम। तो RTE आप लोगों ने अभी जाना भी है, राइट टू एजुकेशन। और उसके बाद UNCRPD का पूरा नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत एमआर बच्चों में कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। तो लगभग 80% बच्चों में कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है, यानी कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई संप्रेषण नहीं किया जा सकता है। उनमें अगर संप्रेषण कर रहे हैं तो बहुत परेशानियां होती हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता है या फिर वो क्या कह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि MA का पूरा नाम लिखिए। तो मेंटल एज इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्व व्यावसायिक स्तर के बच्चों की आयु कितनी होती है। तो पूर्व व्यावसायिक स्तर के बच्चों की जो आयु होती है वो 15 से 18 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि BP का पूरा नाम बताएं। तो वर्बल फॉर्मेट इसका आपका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली में लाल रंग का प्रयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो इसमें लाल रंग का जो प्रयोग किया जाता है वो B अक्षर के लिए किया जाता है और जो क्रिया बच्चा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई यात्रा में दिव्यांगों को कितने % छूट होती है। तो हवाई यात्रा यानी कि वो एयर फ्लाइट में कितने % छूट पाते हैं, वो 50% की छूट पाते हैं। नौकरियों में जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको कितने % का आरक्षण होता है। तो PWD एक्ट 1995 के अनुसार 3% का और RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 4% का। अगला क्वेश्चन है कि केस 1 का एक शॉर्ट ड्रम गोल बताएं। तो 10 से 15 तक गिनती की पहचान या फिर जालियां। अगला क्वेश्चन है कि अपने केस 2 का नाम बताएं। तो केस 2 में 15/8/2000 XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये केस 2 बताया जाता है। केस 1 में किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाना अगर हम चाहेंगे तो वो 10 से 15 तक की गिनती की पहचान करना सिखाया जाता है। और केस 2 में उनको डेट वगैरह बताया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सामान्य बच्चे का IQ लेवल कितना होता है। तो वो 90 होता है। माइल्ड का IQ लेवल होता है 50 से 70 और मॉडरेट का IQ लेवल होता है 35 से 49। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्व बच्चे का IQ लेवल कितना होता है। तो ये 20 से 34 होता है। प्रोफाउंड का IQ लेवल कितना होता है, 20 से अबव होता है या कम होता है उससे।
भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1986 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और यानी कि स्थापना हुई थी और 1992 में ये लागू किया गया था। इसी को RCI भी बोलते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया है कि इसमें 18 कौशल होते हैं मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली में। इसमें क्रियाएं कितनी होती हैं इसको हम जानेंगे। तो मद्रास विकासात्मक कार्य प्रणाली में बच्चे के कौशल क्षेत्र में जो क्रियाएं होती हैं वो 20 क्रियाएं होती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है, यानी IQ का फार्मूला क्या होता है। तो IQ बराबर होता है MA/CA × 100 और ये टर्मन के अनुसार होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। अगला क्वेश्चन है TLM का अर्थ क्या होता है। तो TLM का अर्थ होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि वेस्ट मटेरियल से ये बनाया जाता है। NIMH का पूरा नाम, तो NIMH का पूरा नाम हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। MR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है कि FACP में C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये कभी कभी संकेत देने के लिए C का प्रयोग किया जाता है। और बेसिक MR में A भाग में कितने कौशल क्षेत्र हैं? तो 7 कौशल क्षेत्र हैं बेसिक MR में। और बेसिक MR में कितने उम्र के बच्चे आकलन किए जाते हैं? तो 3 से 16 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके आकलन किए जाते हैं। आकलन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक आधारित और एक होता है मानदंड। EMR का पूरा नाम, तो इसका होता है शिक्षणीय मानसिक मंद, एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता के चिकित्सीय वर्गीकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 10 वर्गों में बांटा गया है इसको। फिर MDPS में कौन से व्यवहार का आकलन किया जाता है? तो अनुकूल व्यवहार का आकलन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है FACP में NA का चिन्ह का मतलब क्या होता है? तो लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल, ये आपका यहाँ पे दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेसिक MR में भाग A में संकेत देने पर कितने अंक दिए जाते हैं? तो 4 अंक दिए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि अति चंचलता व्यवहार बेसिक MR के कौन से भाग में आता है? तो ये भाग B में आता है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विशिष्ट शिक्षा किसके लिए आवश्यक होता है। तो विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो आवश्यक जो होता है वो शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े से ये अलग होता है। इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, यानी कि ये स्पेशल चाइल्ड जैसा जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार पर ये लागू किया जाता है विशिष्ट शिक्षा। अगला क्वेश्चन है बिना सहायता के बच्चे कितने माह में खड़े होते हैं? तो 9 से 14 माह में बच्चे बिना सहायता के खड़े होने लगते हैं। असेसमेंट टूल कौन कौन से होते हैं? तो असेसमेंट टूल्स में आपके बेसिक MR, MDPS, VADS और FACP ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। MDPS में कुल कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 360 क्रियाएं होती हैं इसमें आपके शामिल। और गोल्स कितने प्रकार के होते हैं? गोल्स 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन, कुछ समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए। अगला है कि आपने केस या छात्र की आयु कितनी है? तो वो 42 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के शॉर्ट टर्म गोल कौन कौन से होते हैं? तो शॉर्ट टर्म गोल्स में उनके रंगों की पहचान करवाना, A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखना और सिखाना, फिर मोती पिरोना, छोटे बड़े जो पहचान XYZ ये सभी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, और 1 से 10 तक की गिनती की पहचान करना सिखाना और लिखना सिखाना, ये सभी चीज़ इसमें शामिल होते हैं जो कि शॉर्ट गोल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता के कोई 2 लक्षण बताएं। तो वो 2 लक्षण आपके कौन कौन से हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा कमजोर स्मरण शक्ति और एक हो जाएगा स्वयं से देख रेख न कर पाना। अगला क्वेश्चन है कि आंकन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो NRT और CRT ये आपके आंकन के प्रकार हैं। अध्यापक ने बच्चे को कितने सेशन पढ़ाया है? तो 15 सेशन पढ़ाया है।
अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि में पहले 2 कौशल का नाम बताएं। तो एक होगा सकल गामक, एक होगा सूक्ष्म गामक, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। अगला क्वेश्चन है कि आपके मॉडरेट वाले केस का क्या नाम है। तो XYZ कोई भी नाम आप दे सकते हैं, और सर्वर वाले में XYZ, उसमें भी कोई भी इस प्रकार के केस का नाम पूछ रहा है तो आप वहाँ पर कोई भी नाम बता सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने उसमें नाम लिखा वही आप बताएं। कोई ऐसे सीता, गीता, रीता ऐसे आप कोई नाम नहीं बता सकते हैं। आप जो उसमें लिखे हैं वो भी नाम बता सकते हैं, या फिर आप XYZ कोई भी नाम बता सकते हैं। तो आपके एक मिनट, आपके डबक मंतजम वाले केस की आयु कितनी होती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें 30 वर्ष दिया गया है, तो आप लोग भी इसको पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है कि आपके सर्वर वाले केस की आयु कितनी है। तो 14 वर्ष। ये इसका मतलब ये होगा कि आप किस बच्चे पर, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सर्वर हो, प्रोफाउंड हो, आपने किस बच्चे को लिया और उसका आकलन किया। तो ये कोई आपने केस बनाया और उसी केस में से पूछ रहा है कि आप किस बच्चे पे कितना प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 14 वर्ष का बालक है, उस पर प्रयोग हुआ है। आपने अपने मॉडरेट कैटेगरी वाले बच्चे को कितने गोल सिखाए हैं। तो 5 गोल सिखाए हैं। और आपने अपने केस में कितने सेशन तक गोलों को सिखाया है। तो वो 15 सेशन तक सिखाया जाता है। अगला है आपका कि आपके सर्वर कैटेगरी वाला बच्चा 15 सेशन तक पढ़ाने के बाद वह कितना % तक सीख गया है। तो उसके चलने में दिक्कत होती है और उसको समझने में दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा % तक आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। और ऐसे में उसको हम लगभग बहुत सिखा लेंगे तो 60, 65 या 75% तक भी उसको हम सिखा सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया, विकलांगता वर्ष, तो ये 1981 में आपने पिछला पढ़ा ही है। आगे हम देख लेते हैं RTE एक्ट कब बना। तो ये 2009 में बना, ये भी आपने पढ़ लिया है। हाँ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, FACP मूल्यांकन तालिका में बच्चा जिस कौशल को बिना मदद करता है उसे कौन से चिन्ह से दर्शाया जाता है। उसे प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जिस कौशल को नहीं कर पाते उन्हें किस अंक से दर्शाया जाता है। उनको ऐसे आप देख सकते हैं बड़े से हाइफन के साथ में दर्शाया जाता है। बेसिक MR को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में, जिसमें बेसिक MR भाग A और भाग B, ये आपके 2 हैं। कोई एक एक्ट का नाम बताएं। अगर एक्ट का नाम पूछ रहा है, जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद आपका एक्ट है, RCI एक्ट। और इसके बाद हम बच्चों को फोर्समेंट क्यों देते हैं। तो इसलिए देते हैं ताकि बच्चा उस कार्य को जो भी कर रहा है उसको पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरी रुचि के साथ में उस कार्य को संपन्न करे। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष शिक्षक बच्चे को मोटिवेशन क्यों देता है। तो एक विशेष शिक्षक बच्चे को मोटिवेशन इसलिए देता है ताकि जो भी वो पढ़ा रहा है उसमें उसकी रुचि बढ़े और उस चीज़ को वो अच्छे से समझ सके और कार्य को संपन्न कर सके। आगे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें पूछा गया है काउंसलिंग क्या है। इसमें आप देख सकते हैं, निष्कर्ष में एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के बाद वह कार्य में कितना निपुण हुआ पता इससे चलता है, और कितना उसके पात्र है जो वो पढ़ा रहा है, तो ये इससे पता चलता है। और MDPS और BAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। MDPS आपने पहले भी जाना, मद्रास विकासात्मक कार्यप्रणाली, और BAPS का मतलब हो जाएगा वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। और बच्चा कितने माह में बैठना सीखता है। तो 5 से 10 माह में बैठना सीख जाता है। कोई 2 सेल्फ हेल्प स्किल्स बताएं। तो इसमें आपका सेल्फ हेल्प स्किल्स में ईटिंग और ब्रशिंग, ये दोनों चीज़ बच्चा स्वयं से करना प्रारंभ कर देता है और कर भी लेता है। बच्चे की मोटर कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर होता है, जिसमें बच्चे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में, ग्रॉस में वो पैर से सारी क्रियाएं या पूरे शरीर का उपयोग करके सारी क्रियाएं करते हैं। फाइन में वो हाथों की कलाइयों का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक मंदता पूछा गया है। तो मानसिक मंदता एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें सामान्य बच्चों से इनका जो IQ लेवल होता है वो कम होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ भारत सरकार ने नौकरी में कितने % का आरक्षण दिया है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि RPWD एक्ट के अनुसार इसमें 3% और 2016 RPWD एक्ट के अनुसार 4 हो जाएगा और PWD एक्ट के अनुसार 3% हो जाएगा। बधिर बच्चों का विद्यालय कब खोला गया। तो ये बधिर बच्चों का 1884 में खोला गया और बॉम्बे इंस्टीट्यूट फॉर डेफ ये विद्यालय का नाम था। IEP में कितने प्रकार के घटक होते हैं ये आप देख सकते हैं। पहला आपका होता है केस हिस्ट्री, दूसरा असेसमेंट होता है, तीसरा प्लानिंग होती है, चौथा इंटरवेंशन होता है और एवल्यूएशन होता है, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद ये आपके 6 होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें केस हिस्ट्री, असेसमेंट, प्लानिंग, इंटरवेंशन, एवल्यूएशन और मॉडिफिकेशन ये सभी चीज़ इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग के स्टेप्स, लेखन पदों को लिखें। तो स्वतंत्र इसमें होता है एक, और एक होता है बिंदु मिलान करना। एक होता है स्वतंत्र हाथ से बच्चा कुछ भी लिखना प्रारंभ कर देता है, चाहे वो पूरी कॉपी में गोद ही डाले, और एक होता है कि आप बिंदु बिंदु रख के बच्चे को बताते हैं तो उसी बिंदुओं का मिलान करते हुए बच्चा लिखना प्रारंभ करता है। अगला है कि इसी में फिर वसीयत और नमल करना और स्मृति द्वारा, तो ये सब भी इसमें शामिल होता है। तो 0 से 1 माह में बच्चा कौन सी क्रियाएं करता है। तो चूसना और रोना ये इस तरीके से कार्य करता है। किस आयु में बच्चा बिना किसी सहायता के बैठ सकता है। 5 से 10 माह में बच्चा बिना किसी सहायता के बैठ सकता है। ऊपर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये भी बता दिया गया है। मूल्यांकन क्या है ये भी बताया गया है। और उसके बाद PWD एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। ये 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया था। 7 फरवरी 1996 में इसको लिपिबद्ध कर लिया गया था। इस एक्ट को पूरे भारत में लागू किया गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। इसमें जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके रोजगार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बेरोजगार भत्ता आदि सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इन सब की सुरक्षा की जाती है, यानी कि इनके अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। जैसे एक सामान्य बालक को सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, वही सारी सुविधाएं PWD एक्ट 1995 के अनुसार दिव्यांग बालकों को भी इसी के तहत दी जाती है। RCI से क्या अभिप्राय है ये पूछा गया है। तो RCI से क्या अभिप्राय है इसका मतलब होता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने इसको 1986 में गठित किया था, यानी कि स्थापना की थी। और यह विकलांग के क्षेत्र में जो कार्यकाल व्यक्तियों तथा संस्थाओं को मान्यता देती है, यानी कि जो आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उस डिप्लोमा की जो मान्यता मिल रही है वो किसके द्वारा, RCI के द्वारा मिल रही है। और कार्यशालाओं का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाना, तो ये सभी कार्य जो करती है वो RCI ही करती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का एवल्यूएशन क्यों जरूरी होता है। तो बच्चों का जो मूल्यांकन करना हो वो बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि मूल्यांकन से ही ये ज्ञात हो पाता है कि शिक्षक द्वारा बच्चे को जो कौशल सिखाए गए हैं उसमें बच्चा कितना सीख पाया है और कितना और उससे सिखाने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के छात्र की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वो 11 से 14 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि NIMH कहाँ पर स्थित है। तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। NIMH की स्थापना कब हुई थी, 1954 में ये हुआ था। NIVM का पूरा नाम तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। PWD एक्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, मैंने आप लोगों को बताया है। 7 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें दृष्टि दिव्यांग, अल्प दृष्टि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग और कुष्ठ रोग दिव्यांग, और उसके बाद मानसिक मंद और मानसिक रोग इसमें, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलन नहीं सकता, ये सभी इसमें शामिल हैं। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ये आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 1981 में से मनाया जा रहा है और ये आप पढ़ चुके हैं। तो नहीं, लास्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए कि बच्चे के क्रियाकलाप में किन अलग अलग स्तरों को बताया गया है। तो इसमें देख सकते हैं आप, प्राथमिक स्तर पर बताया गया है और बी आपका प्राथमिक फर्स्ट बताया गया, सी प्राथमिक सेकंड और डी आपका पूर्व व्यावसायिक 1 और 2, ये आपके बताए गए हैं इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी जानकारी हासिल की है और ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये आप लोगों के आने वाले समय में, चाहे वो थ्योरी पेपर हो या फिर आपका अन्य कोई एग्ज़ाम हो या आपका टेट सीटेट हो, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना ज़रूरी रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर एक साथ मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन भी करिएगा, एक बार पढ़िएगा, दोबारा फिर रिवीजन भी करिएगा। इसके साथ आपको और भी वीडियो मिलेगी 1 लाइनर क्वेश्चन की। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।